हेलो स्टूडेंट, तो प्रोटीन वाला जो टॉपिक हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। उसका केवल एक नोट्स बचा हुआ है, वो मैं करा दूंगा। आज हम बात करेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है और उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अमीनो एसिड्स की परिभाषा क्या होती है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कम से कम एक अम्लीय समूह COOH, जो COOH समूह होता है क्या होता है, एक अम्लीय होता है। वह एक क्षारीय समूह NH2, और जो NH2 होता है एक क्षारीय समूह होता है, उपस्थित होता है, अम्ल अम्ल कहलाते हैं। तो ऐसे जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं जिनके अंदर कम से कम एक NH2 समूह और एक COOH समूह प्रेजेंट होता है, तो सभी क्या है, एमिनो एसिड्स हैं। ठीक है। तो आपको जब भी कोई ऐसा कार्बनिक यौगिक दिखाई दे इनके अंदर एक COOH और एक NH2 समूह प्रेजेंट होगा, तो हमेशा एमिनो एसिड होगा। जैसे मैंने कुछ उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे ग्लाइसिन है। जब ग्लाइसिन के अंदर देखो आपको एक NH2 समूह दिखाई दे रहा होगा और एक COOH समूह दिखाई दे रहा होगा। तो आवश्यक शर्त क्या थी अमीनो एसिड्स की, कम से कम एक NH2 समूह और एक COOH समूह प्रेजेंट हो, वो अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इसके अंदर दोनों प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अमीनो एसिड है। दूसरा उदाहरण देखते हैं लाइसिन का। तो लाइसिन के अंदर आपको दो NH2 समूह दिखाई दे रहे होंगे और एक COOH समूह दिखाई दे रहा होगा। तो जरूरी नहीं कि किसी भी अमीनो एसिड के अंदर एक ही NH2 प्रेजेंट हो, एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे इसके अंदर आपको दो NH2 में दिखाई दे रहे हैं, एक COOH में दिखाई दे रहा है, तो कम से कम एक NH2 और एक COOH में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसके अंदर दोनों हैं, तो ये भी क्या है, एक अमीनो एसिड है। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल आसान है परिभाषा। देखो आगे, प्रोटीन्स का जलपठन करने पर अल्फा अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं, और जब हम प्रोटीन का जलपठन करते हैं ना, तो हमें अल्फा अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं। सबसे पहले जब अपन प्रोटीन का जलपठन करते हैं तो हमें पॉलीपेप्टाइड से पहले पेप्टाइड और पेप्टाइड से अल्फा अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो अल्फा अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती हैं। प्रोटीन्स क्या होती हैं, अल्फा अमीनो अम्लों से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अमीनो एसिड की परिभाषा समझ में आ गई। बिल्कुल आसान है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर कम से कम एक COOH समूह एक NH2 समूह प्रेजेंट होता है, वो अमीनो एसिड कहलाते हैं। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखो, अमीनो एसिड्स को तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है उसके अंदर देखते हैं अपन NH2 व COOH समूह की स्थिति के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंदर NH2 COOH समूह किस स्थान पर पाए जाते हैं, उसके आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है, अल्फा अमीनो अम्ल, बीटा अमीनो अम्ल और गामा अमीनो अम्ल। दूसरा जो इसका पार्ट आता है वो आता है NH2 व COOH संख्या के आधार पर कि किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंदर कितने NH2 और कितने COOH समूह, इसके आधार पर अमीनो एसिड को तीन भागों में बांटा गया है, अम्लीय अमीनो अम्ल, क्षारीय अमीनो अम्ल, उदासीन अमीनो अम्ल। अभी अम्लीय, क्षारीय, उदासीन क्या होते हैं वो आगे मैं बताऊंगा आपको परिभाषा के द्वारा। एक होता है जो थर्ड पार्ट आता है, वो होता है संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर बांटा गया इसको तीन भागों में, एलिफेटिक, एरोमेटिक और विषम चक्रीय अमीनो अम्ल। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, अमीनो एसिड्स को तीन भागों में बांटा गया है, स्थिति के आधार पर, संरचना के आधार पर और संख्या के आधार पर। NH2 व COOH समूह की स्थिति के आधार पर। तो इस आधार पर अमीनो एसिड्स को तीन प्रकार होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि NH2 COOH समूह की स्थिति के आधार पर अमीनो एसिड को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा अमीनो एसिड। तो ये क्या होता है, इनमें NH2 समूह अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसमें जो NH2 समूह होता है ना, वो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मान लो आपको आपको ये एक क्या दिखाई दे रही है, एक कार्बनिक श्रृंखला दिखाई दे रही है। ठीक है। तो इसके नंबरिंग का भी देखो, यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है समूह COOH, तो इसके साथ वाला जो कार्बन होगा वो कुछ जाएगा अल्फा हो जाएगा, उसके बाद में बीटा, उसके बाद में गामा। तो यदि ये जो अल्फा कार्बन है, यदि इससे NH2 समूह जुड़ा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, समझ में आ गया? ये कार्बनिक श्रृंखला है, तो ये जो समूह COOH, जब इसके पास वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा अमीनो एसिड कहलाता है, मतलब अल्फा कार्बन कहलाता है, उसके बाद वाला बीटा, उसके बाद वाला गामा। तो यदि NH2 समूह इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है। अब हम देखते हैं बीटा अमीनो एसिड। इनमें NH2 समूह बीटा कार्बन पर उपस्थित होता है। तो पहले वाले में था कि भाई जो NH2 समूह था वो अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट था, लेकिन जो बीटा वाला जो अमीनो एसिड होता है उसके अंदर जो NH2 समूह होता है वो बीटा कार्बन पर उपस्थित होता है। जैसे ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो यदि NH2 समूह बीटा कार्बन पर उपस्थित होता है तो उसको बोलते हैं बीटा अमीनो एसिड। तीसरे हम बात करते हैं गामा एमिनो एसिड। तो इसमें जैसे कि हमें पता है अल्फा वाले के अंदर अल्फा पर प्रेजेंट होता है, बीटा वाले के अंदर बीटा कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इसी प्रकार से गामा एमिनो एसिड के अंदर जो NH2 समूह होता है वो गामा कार्बन पर प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने एक अमीनो एसिड ले रखा है,
तो ये अल्फा बीटा गामा। तो यदि NH2 में गामा कार्बन पर प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं गामा एमिनो एसिड। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की। ठीक है, NH2 व COOH समूह की संख्या के आधार पर कि किसी भी एमिनो एसिड के अंदर कितने NH2 व COOH समूह पाए जाते हैं, इसके आधार पर जो है एमिनो एसिड्स को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्लीय अमीनो एसिड। COOH समूह अधिक संख्या में व NH2 समूह कम संख्या में उपस्थित होते हैं। देखो जैसे कि आपको पता चल रहा है अम्लीय अमीनो अम्ल, मतलब इनमें क्या होगा, जो COOH समूह क्या होता है, एक अम्लीय प्रकृति का होता है, आपको पता है, और NH2 जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो अम्लीय के अंदर जो है COOH समूह अधिक मात्रा में होंगे, और क्षारीय के अंदर जो है ना, दूसरा जो टॉपिक है इसका क्षारीय वाला, उसके अंदर NH2 समूह अधिक मात्रा में होंगे, क्योंकि NH2 जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है और जो COOH होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो देखो अम्लीय अमीनो अम्ल, इनमें COOH समूह अधिक संख्या में व NH2 समूह कम संख्या में उपस्थित होता है। नंबर ऑफ COOH समूह व नंबर ऑफ NH2, मतलब कि COOH समूह की संख्या अधिक होती है और NH2 की संख्या कम होती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ग्लूटामिक अम्ल। तो जो ग्लूटामिक जो अम्ल होता है इसके अंदर आपको 2 COOH दिखाई दे रहे हैं और एक NH2 दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये क्या है, एक अम्लीय एमिनो एसिड है, एक एसिडिक एमिनो एसिड है, इसको बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, आपको सूत्र याद कर लेना है, एग्जाम में अंदर कभी भी पूछ लेता है कि भाई अम्लीय एमिनो एसिड क्या होते हैं और उसका एक उदाहरण लिखो। तो COOH CH2 CHNH2 COOH, ये होता है ग्लूटामिक एसिड। दूसरे में बात करते हैं क्षारीय अमीनो अम्ल क्या होते हैं, कि इनमें COOH समूह कम संख्या में व NH2 समूह अधिक संख्या में होते हैं। तो जो क्षारीय जो अमीनो एसिड्स होंगे उसके अंदर आपको पता है कि जो NH2 तो क्षारीय प्रकृति का होता है, तो उसके अंदर जो है NH2 अधिक संख्या में पाए जाएंगे और COOH कम संख्या में पाए जाएंगे। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ COOH इज ग्रेटर देन n ऑफ नंबर ऑफ NH2। ठीक है, अब हम इसके एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लाइसिन है, लाइसिन के अंदर आपको पता है कि 2 NH2 ग्रुप पाए जाते हैं और एक COOH ग्रुप होता है, मतलब ये कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 NH2 ग्रुप और एक COOH ग्रुप है। तो हम इसका उदाहरण ले सकते हैं क्षारीय अमीनो अम्ल का लाइसिन, NH2 CH2 CHNH2 COOH। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं उदासीन अमीनो अम्ल। उदासीन का मतलब है कि जो न तो क्षारीय है और न ही अम्लीय है। इनमें क्या होगा कि जो NH2 समूह होगा और जो COOH ग्रुप होगा वो समान मात्रा में होंगे। ठीक है, इनमें NH2 समूह व COOH समूह समान संख्या में होते हैं। जैसे ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन का यदि आपने सूत्र देखा होगा भी, तो इसमें NH2 CH2 COOH होता है, मतलब इसमें NH2 और COOH होता है बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। इसको क्या बोलेंगे, उदासीन अमीनो अम्ल, क्योंकि इसके अंदर दोनों क्या है, समान मात्रा में है। तीसरी बात हम करते हैं संरचना के आधार पर। इस संरचना के आधार पर अमीनो एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं। एलिफेटिक, दूसरा आता है एरोमेटिक और तीसरा आता है हेट्रोसाइक्लिक, विषम चक्रीय। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिफेटिक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। अधिकांश अमीनो अम्ल एलिफेटिक प्रकृति के होते हैं और ज़्यादातर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एलिफेटिक प्रकृति के होते हैं, मतलब एक सीधी श्रृंखला के रूप में होते हैं, कोई चक्रीय संरचना नहीं होती है। जैसे ग्लूटामिक एसिड है, ये क्या है, एक एलिफेटिक एमिनो एसिड है। इसके अंदर आपको 2 सेलुलोज में दिखाई दे रहे होंगे, एक NH2, तो इसे हम पहले देख चुके हैं उदाहरण के रूप में। तो ये होता है एक एलिफेटिक जिसके अंदर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं हो, एक सीधी श्रृंखला प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं एलिफेटिक। तो ग्लूटामिक अम्ल क्या होता है, एलिफेटिक एमिनो एसिड है। आपकी बुक के अंदर और भी उदाहरण दिए गए हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है केवल। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं एरोमेटिक एमिनो अम्ल। ये क्या होते हैं, देखो इनमें एरोमेटिक वैल्यू पाई जाती है। तो ये जो एरोमेटिक जो अमीनो अम्ल होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, एरोमेटिक वैल्यू पाई जाती है। जैसे बेंजीन एक एरोमेटिक वैल्यू है, तो इसी प्रकार इनमें क्या होता है कि एक एरोमेटिक वैल्यू पाई जाती है। जैसे कि फेनिल एलानिन है, टायरोसिन है। फेनिल एलानिन के अंदर एक बेंजीन वैल्यू होती है, उसके बाद में CH2 CHNH2 COOH होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि बेंजीन वैल्यू पाई जाती है, ये होती है एरोमेटिक अमीनो अम्ल। एक होता है टायरोसिन, यदि आप फेनिल एलानिन के अंदर आगे HO जोड़ दो तो वो हो जाएगा टायरोसिन। तो ये एक सूत्र याद करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप एक सूत्र याद करो, उसके बाद में जो दूसरा सूत्र होता है उसको उससे कनेक्ट करके पढ़ो, तो आपको दूसरा सूत्र आसानी से याद हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है सूत्र याद करने का। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं इसके बाद में विषम चक्रीय अमीनो अम्ल, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। तो विषम चक्रीय अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे अमीनो अम्लों में विषम चक्रीय वलय पाई जाती है। अब विषम चक्रीय वलय क्या होती है, जिनके अंदर कम से कम एक
विषम परमाणु जैसे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, तो ये क्या हो प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं विषम चक्रीय वलय। जैसे एग्जांपल दे रखा है आपने प्रोलीन है, प्रोलीन के अंदर एक विषम चक्रीय वलय दे रखी है और उसके साथ एक क्या जुड़ा हुआ है, COOH जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होता है एक विषम चक्रीय अमीनो अम्ल हो गया। यदि आप इसके अंदर यहाँ पे OH जोड़ दो तो वो जाएगा हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो दोनों उदाहरण जो है बहुत ही आसानी से आप आसानी से याद कर सकते हो। तो ये पूरा होता है अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन।